अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। तहजीब के इस शहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत का इलेक्शन स्पेशल है और आज मेरे मेहमान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कम उम्र में बड़े बड़े मुकाम हासिल किए, अपनी शर्तों पर राजनीति की, जब जरूरत पड़ी तो थोड़ा एडजस्टमेंट किया, जरूरत पड़ी तो थोड़े एग्रेसिव हो गए। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव। और इससे पहले कि इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू हो, मैं सवाल पूछूं अखिलेश यादव से, एक नजर डालेंगे अखिलेश यादव के पॉलिटिकल करियर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राजनीति का युवा चेहरा है। साल 2012 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की कमान संभालने वाले सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने के बाद अखिलेश यादव ने ऑस्ट्रेलिया से एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट किया। नए जमाने की सोच रखने वाले अखिलेश यादव अपने शासनकाल में उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटने की स्कीम के लिए काफी चर्चा में रहे। अपने पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को संभालने वाले अखिलेश यादव अब राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी के खिलाफ अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पुरानी प्रतिद्वंद्वी मायावती से सारी दुश्मनी भुलाकर महागठबंधन बनाने का बड़ा साहसिक फैसला किया। पूरे देश की निगाहें अब यूपी की ओर हैं। क्या मोदी को रोकने में अखिलेश यादव कामयाब हो पाएंगे? महागठबंधन से महापरिवर्तन करने का अखिलेश यादव के पास क्या प्लान है? खुद अखिलेश यादव बताएंगे आपकी अदालत में। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप है कि इनका गठबंधन टेम्परेरी है। अखिलेश जी, जब मोदी जी जब भी यूपी आते हैं तो आपको कोई ना कोई तोहफा दे के जाते हैं। वो ये कह के गए हैं कि आपका जो गठबंधन है इसकी एक्सपायरी डेट तय हो चुकी है, 23 मई को यह फर्जी गठबंधन खत्म हो जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी कम से कम ये समझ तो रहे हैं कि कोई गठबंधन उनके सामने खड़ा है जो उन्हें रोकने जा रहा है। और सवाल ये नहीं है कि हमारी एक्सपायरी डेट क्या है, ये चुनाव इस बात का है कि 23 मई के बाद देश का नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और पहले उन्होंने ये कहा कि ये जो गठबंधन है ये महामिलावट का गठबंधन है। जब लोगों ने तस्वीर देख ली कि देश में न जाने कितने दलों से उन्होंने गठबंधन किया है, हमारा तो अभी 2 ही दलों से गठबंधन है। अगर 2 दलों से जुड़ना एक महामिलावट है तो देश में इतने ज़्यादा दल, जो 38 दल है लगभग, उनके साथ जो गठबंधन है उसको कौन सी महामिलावट कहा जाएगा? ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि पिछले चुनाव में आपने विधानसभा में राहुल भैया को साइकिल पर बिठाया था और चुनाव खत्म हुआ, गठबंधन खत्म हो गया। देखिए, राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से होती है और आज देश चाहता है कि जिन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हों और संविधान से जो मिल रहे अधिकार उन पर प्रश्न लग रहे हों, तो आपको गठबंधन ऐसा करना पड़ेगा जिससे कम से कम बीजेपी को रोक सके। अब योगी आदित्यनाथ को बड़ी चिंता आपके गठबंधन की। वो कहते हैं कि अखिलेश जी का सम्मान नहीं है इसमें। जब मंच पर बैठते हैं तो मायावती जी की कुर्सी बड़ी होती है, अखिलेश जी की छोटी होती है। देखिए, स्वाभाविक है कि वो हर चीज पे नजर रखे हुए हैं। उन्हें कुर्सी इसलिए दिखाई दे रही कि पहले तो दिल्ली वाली कुर्सी जाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश वाली भी कुर्सी जानी है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मायावती से मिलने जाते हैं तो आपको जूते बाहर उतारने पड़ते हैं, बड़ा सम्मान दिखाना पड़ता है।
देखिए ये सब बातें वो नोटिस में ला रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते। कम से कम वो अपने काम पे तो वोट मांगे। क्या काम है उनका? जनता तो दुखी दुखी है, इनकी सरकार में जानवर इनसे ज्यादा दुखी हैं। हाँ, मैंने सुना कि एक सांड आपकी सभा में घुस आया था। दरअसल हुआ ये कि एक सांड अपनी शिकायत लेकर के हरदोई में सुरक्षा घेरा छोड़ करके मुख्यमंत्री जी से मिलने गया। मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाए क्योंकि पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं सुनने दी। उसके बाद वो कन्नौज में हेलीपैड पे आ गया, दूसरा सांड। और दूसरे सांड ने जो काम किया, पहले वो टकराया एम्बुलेंस से, फायर ब्रिगेड से। पुलिस नहीं रोक पाई। जब उसको ये समझाया सांड को, ये आप गलत हेलीपैड पे आ गए हो, तो वो शांत होकर चला गया। ये जितने सांड हैं सब उत्तर प्रदेश की सरकार को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपके एक मंत्री थे, उनकी भैंसें भी आपकी पुलिस ने ढूंढवाई थी एक बार। देखिए, पुलिस का तो काम है ढूंढना, और पुलिस तो जो चीज चोरी होगी उसको ढूंढेंगे, पुलिस का काम ही है। लेकिन सवाल यह है, अगर सांड से किसी की जान चली जाए तो बताओ एफआईआर पुलिस किस पे लिखाएगी? ये तो आपको तय करना पड़ेगा। हम पुलिस से जानना चाहते हैं। लखनऊ शहर जो स्मार्ट सिटी बनना था, ये अभी तक लगभग 10 लोगों की जान जा चुकी है केवल सांड से। अब बताइए उनके परिवार के लोग किस पे एफआईआर लिखाएं? अब ये बताइए कि अगर आपको लगता है कि इनकी सरकार से सब लोग इतने नाराज हैं, इतने दुखी हैं, जानवर भी दुखी हैं, तो फिर चुनाव जीतने के लिए गठबंधन करने की क्या जरूरत थी? आप ऐसे ही जीत लेते। देखिए, 2017 उस समय कांग्रेस से हमने गठबंधन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमसे ज्यादा गठबंधन किए। उन्होंने कई दलों से गठबंधन किए। एक दल तो ऐसा है जो अभी भी उन्हें सुनाता है सुबह और शाम को। लेकिन जब उन्होंने गठबंधन किए तो हाँ, स्वाभाविक है कि हमें अपना वोट बढ़ाने के लिए, गिनती बढ़ाने के लिए कुछ तो गठबंधन लोकतंत्र में करना ही पड़ेगा। आपने जिससे गठबंधन किया उनके बारे में विधानसभा चुनाव में आप कहते थे इनकी सरकार घोटालों की सरकार है, इनकी सरकार भ्रष्ट सरकार है। देखिए, जो 2 साल में ये भ्रष्ट से ईमानदार हो गई। देखिए, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि जब मैंने सवाल उठाए थे उन पर कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई में अगर कुछ नहीं निकला उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये चुनाव लोकतंत्र का है, तो आपके गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? आपने अभी तक जनता को बताया नहीं है। देखिए, ये गठबंधन इसलिए है कि देश को नई सरकार मिले, और पुरानी सरकार हर मसले पर असफल हो चुकी है। याद कीजिए वो नोटबंदी वाला मामला, आधी रात को नोटबंदी हो गई, कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, लोग हवाई जहाज लेकर के चले गए सब बाहर, और नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। आप इतनी जल्दी क्यों भूल जाते हैं? नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ये जितने भी वादे किए थे पुरानी सरकार ने, चाहे वो अच्छे दिन के हों, नौकरी के हों, सब खत्म हो गया। और देखिए चुनाव कहां चला गया। कोई डिजिटल इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई मेक इन इंडिया की बात नहीं कर रहा, स्टैंड अप इंडिया क्या था, सब भूल गए। इसलिए जरूरी है देश में नई सरकार बने, और ये गठबंधन और ये देश अपने आप नया प्रधानमंत्री चुन करके देगा। ये जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी बारात में दूल्हा कौन है? देखिए, हम पे तो चॉइस बहुत है, कोई भी दूल्हा हो सकता है। बीजेपी में बताओ चॉइस क्या है? बीजेपी में चॉइस क्या है? अगर हम कहें कि उनके पास नया नाम क्या है, उनके पास नाम ही नहीं है नया। उन्होंने तो एक नाम बता दिया। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये जो नाम है, नाम जो है, जब दुनिया की बड़ी बड़ी मैगजीन कह रही हो कि असफल हो गए आप, आज ही इकोनॉमिस्ट का पढ़िए, क्या आर्टिकल लिखा है कि ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा का पूरा डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन ये लिखे, आपका गला मिलने का क्या हुआ? आप गले मिलते रहे लोगों से,
लेकिन वहीं दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन लिख रही है कि आप सबसे बड़े खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। ये तो आप बहुत दिन से कह रहे हैं, उसने तो नहीं, आज ये लिखा है। आज की बात है। ये तो पुराना तो हम कह ही रहे थे, हमारा सुनता कौन है? हम तो लोगों को समझाते रहे, हम समझाते रहे कि देखो एक्सप्रेस वे बनाया है, मेट्रो लखनऊ में दी है, लोग बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, किसी को मिली बुलेट ट्रेन? आप कह रहे हैं कोई सुनता नहीं, बुआ जी तो आपकी सुनती हैं। तो इसीलिए तो गठबंधन बन गया। और देखिए इस गठबंधन से कितने घबराए लोग हैं। और वो ये कह रही हैं कि मेरे पास अनुभव है, तजुर्बा है, मैं दिल्ली जाके काम संभाल सकती हूं। देखिए एकदम ठीक कहा उन्होंने, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी आपको कि वो इस प्रदेश में कई बार मुख्यमंत्री रही हैं और अनुभव है उनके पास। लेकिन वो तो चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं। ये पाबंदी नहीं है, ये पाबंदी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं देश के फाइनेंस मिनिस्टर क्या चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री नहीं, मुझे ये बताइए, देश के फाइनेंस मिनिस्टर चुनाव लड़ रहे हैं क्या? देश के तमाम ऐसे बड़े मंत्री हैं, कितने चुनाव लड़ रहे हैं? वो लिस्ट में निकालूं क्या? मायावती जी में वो हुनर है, बिना चुनाव लड़े भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नहीं, मैं ये चाहता हूं डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि किसी सदन में आप हों, आप बन जाएं उसके बाद सदन में बन जाएं। मैं नहीं था सदन में, देखिए लेकिन मुख्यमंत्री बना मैं। आप और मायावती जी तो 80 सीटें लड़ रहे हैं, आप 37 सीटों पर लड़ रहे हैं। अब 37 सीटों पर आप लड़ेंगे और प्रधानमंत्री बदलेंगे, ये कैसे होगा? बाकी 225 कहां से आएंगे? भाई मैं ये कहता हूं अगर प्रधानमंत्री जी को गुजरात से प्रधानमंत्री बनना होता तो उत्तर प्रदेश में क्यों आए? आपको आपत्ति है उनके उत्तर प्रदेश आने से? नहीं, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना ही था तो वो बन सकते थे किसी और प्रदेश से। मैं तो पूछ रहा उत्तर हूं प्रदेश से क्यों आए? मैं पूछ रहा हूं कि 37 सीट लड़ने वाले बाकी 225 कहां से लाएंगे? मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की 70 सीटें आज हटा दीजिए, बहुमत में बीजेपी नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि वो आपके पास कैसे बहुमत आएगा? चलिए आप 70 की 70 जीत गए। मैं ये कहता हूं आज देश में समस्या क्या है? आप चौकीदार बन गए आप, लेकिन क्या जो देश के चौकीदारों की समस्या सुनी आपने? आप आशा कार्यकर्ताओं की समस्या है, आशा इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स की समस्या है, रोजगार सेवक की है। आखिरकार ये समस्याएं पैदा किसने की? शिक्षा मित्रों ने 1000 लोगों ने जान दे दी है, आत्महत्या कर ली। ये समस्याएं किसने दी? केंद्र सरकार ने दी। एक राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है कि योजना आयोग खराब है, एक राष्ट्रीय पार्टी ये कहती है कि नीति आयोग खराब है। तो आखिरकार इनकी समस्या समाधान कौन करेगा? ये ग्राम सभा स्तर पे ये जो नौकरियां हैं, चाहे वो रोजगार सेवक हों, आखिरकार किसने उलझाई हुई हैं? ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उलझाई हुई हैं। ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, कम से कम इनके पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन निकलना चाहिए, वरना आधी अधूरी योजनाओं से कोई भला नहीं होने वाला। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज से 24 साल पहले बहन जी ने कसम खाई थी कि मैं समाजवादी पार्टी से कभी गठबंधन नहीं करूंगी, फिर कसम खाई कि मैं भाजपा से गठबंधन नहीं करूंगी। अब क्या गारंटी है कि इलेक्शन खत्म होने के बाद, सीटें आने के बाद वो भाजपा में जाएं या ना जाएं? इसका क्या गारंटी है आपके पास? देखिए एक बात तो आप मान लीजिए कि ये गठबंधन इसलिए है कि देश को इन ताकतों से बचाना है जिन्होंने देश को बर्बाद किया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत, ये ऐसी मजबूत सरकार है जिसने सच मार दिया। क्या आप चाहते हो लोकतंत्र में सच मर जाए? आप सवाल नहीं पूछ सकते उनसे। मैं आपसे जानना चाहता हूं, सरकार से जानना चाहता हूं, इन्होंने तो ये कहा था कि एक सर अगर जवान का आएगा तो हम 10 सर लेकर के आएंगे। क्या हर दिन एक जवान शहीद नहीं हो रहा? क्या आंकड़े सरकार देगी? कभी नहीं देगी। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात कर रहे थे कि हम नक्सल खत्म कर देंगे, नक्सलवाद खत्म कर देंगे, उसी दिन हमारे 15 जवान शहीद हो गए। तो सोचिए आप। इसलिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ये गठबंधन बसपा सपा आरएलडी का है, ये दिलों का गठबंधन है, ये जमीन पर रहने वालों का गठबंधन है। ये तमाम वो लोग, सोचिए आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे थे मुझसे? क्या कहा उन्होंने कहा कि अगर संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते। सोचिए यहां और पाल कोई समाज का बैठा होगा, कोई प्रजापति समाज का बैठा होगा, कोई कुर्मी समाज का बैठा होगा। सोचो मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं उनके बारे में।
तो इसलिए ये संविधान बचाना जरूरी है, सच कम से कम लोगों तक पहुंचे, इसलिए गठबंधन है। ये गठबंधन नहीं टूटेगा और बीजेपी सपने देख रही है। नहीं अखिलेश जी, उनका सवाल ये नहीं था गठबंधन टूटेगा, उनका सवाल ये था इस बात की क्या गारंटी है कि मायावती चुनाव के बाद कितनी भी सीटें जीते फिर से वापस मोदी जी के साथ जाके नहीं मिल जाएंगी। मैंने आपसे कहा ये गठबंधन नहीं टूटेगा तो ये कौन कहां जा रहा है? जब गठबंधन ही नहीं टूट रहा। वो कई बार इधर उधर जा चुकी है। वो आपके साथ भी उन्होंने सरकार बनाई, बीजेपी के साथ भी सरकार बनाई, कांग्रेस के साथ भी उनकी दोस्ती है, वो कहीं भी जा सकती हैं। क्या बीजेपी की सरकार है ये? क्या ये बीजेपी की है? क्या बीजेपी के साथ तमाम दल नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि इस बात की कोई गारंटी लिखवाई है कि अब कहीं जाएंगी नहीं? देखिए, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। ठीक है, आपकी बात का भरोसा करते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है लखनऊ शहर में आपकी अदालत के खास प्रोग्राम में। आज मेरे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अखिलेश यादव। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि कांग्रेस से इनकी मिली भगत है। अखिलेश जी, राहुल गांधी का एक इंटरव्यू मैं देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि जहां जहां हमारे कमजोर उम्मीदवार हैं हम गठबंधन के उम्मीदवारों को सपोर्ट कर देंगे, जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे, अदरवाइज अखिलेश जी को जितवाएंगे। तो उनके सभी प्रत्याशी दो के अलावा सब कमजोर हैं। देखिए, ये वो दो तो वो ही जिन्हें आप सपोर्ट कर रहे हैं। वो क्योंकि गठबंधन में 2 सीटें हमने उनको साथ रखा है, उसके अलावा सब कमजोर प्रत्याशी हैं। ये जनता भी जानती है और ये शायद कांग्रेस भी इस बात को जानती है। मैंने एक बार में पढ़ा है कि प्रियंका वाड्रा उस मंच पर चली गई जहां पर सब लाल टोपी वाले थे। देखिए, यही हमारे गठबंधन की खूबसूरती है। तो ये मान लें कि कहीं ना कहीं आपकी और राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है और ये समझ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि मायावती जी को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो तो अगर उनके मैं बयान देखो काफी नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का मिसयूज करने के मामले में जितनी बीजेपी गड़बड़ करती है उतनी कांग्रेस गड़बड़ करती है। और मेरा भी आप सुने होंगे, आपने कोट नहीं किया, मैंने कहा जो बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार की वाइफ को समाजवादी पार्टी टिकट दे दे। मैंने कहा ना, गठबंधन में कुछ तो खूबसूरती रखनी पड़ेगी। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मायावती जी और अखिलेश यादव दोनों, इनका जो रिमोट कंट्रोल है वो नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने कहा कि मायावती और अखिलेश की हिस्ट्री है, मेरी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं नहीं डरता, ये दोनों डरते हैं मोदी से। देखिए, ये डरना डराना, ये देश की संस्कृति अगर कोई लाया है तो वो कांग्रेस लेके आई है। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी हाल में ही जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन था तो उसमें वो व्यक्ति भी शामिल था जिसने नेताजी पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर प्याल की थी, जो सीबीआई जांच चल रही पिछले कई वर्षों से। और कांग्रेस पार्टी कहती है वो मेरा नहीं है, वो बीजेपी का हो गया है। तो सोचिए, हमें डराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी का कैसे गठबंधन है सीबीआई से और उस पीआईएल वाले करने वाले से। अब वो तो पूछेंगे कि 2 साल पहले आपको ये बातें याद नहीं थी, आज याद आ रही हैं। नहीं, ये वो बताएं, क्योंकि मैं ये समझ पाने के लिए मुश्किल में इसलिए हूं कि ये बताइए, जैसे ही इलेक्शन शुरू हुए रिव्यू पिटीशन में चले गए, जो केस खत्म कर दिया था सीबीआई ने उसके रिव्यू पिटीशन में चले गए। और पीआईएल से गठबंधन दोनों का है, बीजेपी का और कांग्रेस का। अखिलेश जी, राहुल गांधी यही तो बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सीबीआई से, ईडी से अखिलेश जी, मायावती ये डरते हैं। देखिए, मित्रता हमारी कराई कांग्रेस ने सीबीआई और ईडी से, इसलिए उस क्लब में हम पहले से ही हैं। उस क्लब में हमें डरना नहीं है। हमारी बैलेंस शीट ठीक कराई है कांग्रेस ने, इसलिए आप बात नहीं समझ पा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने सीबीआई हम लोगों पर कराई वो कांग्रेस का व्यक्ति है, आजकल बीजेपी से मिला हुआ है।
पीआईएल करने वाले का गठबंधन दोनों से है। सोचिए आप। तो आप कह रहे हैं कि मिली भगत बीजेपी और कांग्रेस की है? बिल्कुल है, और ये सब दिल्ली से होता है। ये लखनऊ वाले रहने वाले लोगों को नहीं पता लगता है कि दिल्ली में क्या साजिश हो रही है। अब राहुल जी तो इस बात पर गुस्सा है कि आप उन्होंने नारा लगाया चौकीदार चोर है, आप लगाते नहीं है। नहीं, मैं क्यों लगाऊं जब जनता लगा रही है? आप जाइए किसी सभा में, बिना उसके बात ही नहीं खत्म होती। वो ये कहते हैं कि डर के मारे ना मायावती जी और ना अखिलेश यादव ये मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हमने तो यहां तक कहा कि चौकीदार की चौकी छीन लो और चौकीदार के साथ साथ ठोकीदार को भी हटा दो। 2017 में कांग्रेस पार्टी आपके लिए बेस्ट पार्टी थी, और 2019 में ये कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी क्यों हुई? देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी को वो इतने खुशी में थे 3 प्रदेश की सरकार बनने के बाद कि वो उन्हें पता ही नहीं था कि कोई दो दल भी हैं यहां पर। जब से उनकी 3 प्रदेशों में जीत हुई, खुशी में भूल गए वो सब। क्या रोल है आपको लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का, किसको जिता रहे? कांग्रेस पार्टी की जो बातें हम सुने तो वो बीजेपी को नहीं रोकना चाहते हैं, वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। अब प्रियंका गांधी ने तो कल ही कहा कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने से पहले मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन राजनीति में कोई ये कहता है कि मैं इसलिए कमजोर प्रत्याशी लड़ा रही हूं या लड़ा रहा हूं जिससे कि बीजेपी का नुकसान हो जाए। नहीं, ये भाई बहन की बात अलग अलग है एक्चुअली। तो मैं उनके स्टेटमेंट्स को क्या कहूं इसमें। चलिए, मुझे लगता है इसको यहीं छोड़ देते हैं। एक और ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जामात और सवालात का एक और दौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है तहजीब की इस नगरी में। आपकी अदालत के सिलेक्शन स्पेशल में मेरे मेहमान हैं अखिलेश यादव। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर इल्जाम है कि ये देश के दुश्मनों का साथ देते हैं। अब ये इल्जाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। वो कह रहे हैं कि मुझे तो समाजवादी पार्टी के डीएनए पर शक है। अखिलेश यादव वही बात कह रहे हैं जो पाकिस्तान के लोग कहते हैं। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने लैपटॉप इसलिए नहीं बांटे कि वो चलाना नहीं जानते। और शायद हमारे मुख्यमंत्री जी डीएनए के बारे में नहीं जानते होंगे। ये क्योंकि हम मेडिकल यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं वो मेडिकल स्टडी कर रहे होंगे, वो समझते होंगे डीएनए क्या है। मैं तो एक दिन ताज्जुब इस बात पे भी कर गया कि जब मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना जर्मनी में, और प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी में कहा कि हमारा आपका डीएनए एक है। सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे इसको। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी वाइफ जिस बैकग्राउंड से आती है, उसके फादर फौज में है, उसकी बहन फौज में है। मैं जिस स्कूल से पढ़ कर के आता हूं वो मिलिट्री स्कूल है। मेरे फादर नेताजी देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे और मेरे ताऊ जी फौज में रहे। अब वो बता दें उनके कौन कौन लोग फौज में रहे हैं, और बता दें हमारे साथ के पढ़ने वाले आज भी जॉर्जियन सीमा पर कहीं ना कहीं रक्षा कर रहे होंगे। और जो सबसे ज्यादा एडवाइस करते हैं सरकार को, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, जो सुरक्षा को लेकर के राय मशवरा देते हैं सरकार को, वो उन्हीं स्कूल से पढ़े हैं जिस स्कूल से मैं पढ़ा हूं। शायद ये मुख्यमंत्री जी नहीं जानते। सोचो कैसे मुख्यमंत्री हैं हमारे। वो रेफर कर रहे थे आपके उस बयान का जिसमें आपने कहा था कि हम जानना चाहते हैं एयर स्ट्राइक में कितने आतंकवादी मारे गए, कितने कैंप तबाह हुए, और ये बात पाकिस्तान की फौज के प्रवक्ता ने भी पूछी थी। मैं एक बात आपको बता दूं, यही मुश्किल है, इसीलिए मजबूत सरकार ने पूरे देश की जनता को धोखा दिया है। और इसलिए धोखा दिया, हम विपक्ष हैं, हम एक नागरिक हैं। अगर हम सवाल भी नहीं कर सकते उनसे, अगर हम सवाल करेंगे तो कहेंगे आप एंटी नेशनल हैं।
आप ये बताइए हम एंटी नेशनल कैसे हो गए? अगर हम कोई सवाल करना चाहते हैं, ये बताइए इंटेलिजेंस फेल्यूर किसका था? पुलवामा में कैसे मर गए इतने लोग? क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते? मेरे ख्याल से आपको पूरा हक है सवाल पूछने का। तो मैं उनसे पूछता हूं कि बताइए, केवल मैं नहीं, जो वो दावा करते हैं कि 130 करोड़ देश की जनता, वो 130 करोड़ की जनता उन्हें हटा दो अकेले, सब जानना चाहती है कि आखिरकार पुलवामा में कैसे घटना हुई। आप बताइए, आप इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं, आप एक सिपाही से डर गए? सोचिए आप। और आपके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आप पे कोई भी धाराएं हो सकती हैं। उनकी कई धाराओं पे हो सकता है मैं कुर्सी पर था, मैंने वो कार्रवाई नहीं की जो मुझे कर देनी चाहिए थी, आज मैं सोचता हूं। तो सोचिए, कम से कम उसकी तो ऐसी कोई गलती नहीं थी, आप चुनाव नहीं लड़ने दे रहे हैं उसको। ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन में भी तो यह है कि सरकार जवाब ही नहीं दे रही है क्यों वो बर्खास्त हुआ है। मैंने तो अखबार में पढ़ा कि बताया जा रहा कि वो शराबी था। अरे भाई, पूरी फौज को राशन मिलता है, क्यों शराब की बोतल इशू नहीं होती क्या? आप पीने के लिए खुद कहते हैं, फौज में खुद कहे जाता है। आपने एक और सवाल उठाया विंग कमांडर अभिनंदन का। आपने कहा कि अभिनंदन की रिहाई अमेरिका के प्रेशर में की गई। कुछ खबरें आई हैं, आप देखिए ट्वीट क्या हुआ है। अमेरिका के लोगों ने क्या ट्वीट किया? वहां के लोगों ने क्या, वहां के राष्ट्रपति ने कुछ नहीं स्टेटमेंट दिया था? अमेरिका के लोगों ने तो ये कहा कि भारत सरकार ये नहीं कहती कि हमारी डिप्लोमेसी कामयाब हुई। व्हाट डज इट मीन? डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? अमेरिका के लोगों ने तो ये स्टेटमेंट दिया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 12 मिसाइल्स तैनात कर दी थी, खतरा था, इसलिए पाकिस्तान को और वो बीच में ही हमारे चीन वाली जो एंटी मिसाइल गन थी, उसने हमारे हवाई जहाज को गिरा दिया। देखिए, ये देश को उलझाए नहीं, ये इसीलिए मैं कहता हूं इस सरकार ने सच मार दिया, भरोसे तोड़े हैं सरकार ने, इसलिए सरकार जानी चाहिए। अब तो मसूद अजहर को डेजिग्नेट कर दिया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी। और मसूद अजहर को छोड़ने कौन गया था? बयान रिलीज किया है जिसमें कहा कि मसूद अजहर को छोड़ने का जब फैसला किया था उसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी, सब लोग साथ में थे। चिदंबरम जी का स्टेटमेंट। तो हम कहते हैं सर्जिकल स्टाइल पे भी ऑल पार्टिकल मीटिंग किया करें आप। तो ये बताइए कि जो मसूद अजहर को डेजिग्नेट किया है, इसका कुछ थोड़ा बहुत क्रेडिट मोदी जी को देंगे या नहीं देंगे? मैं ये कहता हूं कोई एक्सरसाइज एक दिन की नहीं है, ये एक्सरसाइज पहले से चल रही थी। कम से कम उन अधिकारियों को जो लगातार इसका फॉलोअप कर रहे थे, उन डिप्लोमेट्स को बधाई देना चाहिए। वैसे कमलनाथ जी ने तो ये पूछा है कि ये चुनाव के दौरान क्यों हुआ। मैं कमलनाथ जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो पड़ोसी मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये तो कहीं आपको तो नहीं लगता कि इसका कुछ फायदा हो जाएगा चुनाव में मोदी जी को? देखिए, अब बहुत सारे फेज चले गए हैं चुनाव के, अब जनता ने मन बना लिया है, जनता दुखी है इन लोगों से क्योंकि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। क्या अपने 2014 के किसी भी घोषणा पत्र में किए हुए वादे पर बहस कर रहे हैं? क्या एक भी नोटबंदी पे फायदा क्या हुआ क्या बता रहे हैं? क्या जीएसटी का गुणगान कर रहे हैं? क्या नौकरी दे दी इन्होंने? क्या मरने वाले किसानों के आंकड़े दे दिए? तो ये सरकार पे जवाब नहीं है, तभी सरकार गोल गोल घूम रही है। ठीक है, आपकी बात जनता तक पहुंचेगी और जनता इस पर फैसला लेगी। एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अखिलेश यादव पर इल्जाम और सवाल का एक और वेलकम बैक। आपकी अदालत में लखनऊ शहर में इलेक्शन स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मेहमान हैं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप है कि ये अपने परिवार को एक नहीं रख पाए। अखिलेश जी, सोशल मीडिया पर यह बहुत सवाल पूछा जा रहा है, परिवार में झगड़ा हो गया, चाचा जी नाराज हो गए, वो भी इलेक्शन के मौके पर। ठीक है, हमारा परिवार बड़ा है। ये बीजेपी के लोग आरोप लगाते थे कि आपकी परिवारवाद है। कम से कम हमारे परिवार में इतना डेमोक्रेसी तो है।
कि कोई विचारधारा चाहता है तो अपने विचारधारा के हिसाब से जाए। और फिर हमारा परिवार, अरे भाई दूसरों का परिवार भी टूटा है, उनसे भी तो पूछो, हमारा ही थोड़ी अकेला टूटा है। आप तो आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया से जो सवाल आए आपसे पूछने के लिए, उन्होंने कहा कि ये पूछिए कि 26 साल पहले मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई थी, अब आप उसके अध्यक्ष हैं, परिवार में चाचा जी, भाई, वाइफ, भतीजा सब पार्लियामेंट में चले गए। ये कोई ना समझ इंसान है जो लिख रहा है, ये ना समझ है, डेमोक्रेसी को नहीं समझता, कन्वेंशन को नहीं जानते, ये चीज इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस को नहीं जानते। ऐसे ना समझ के लिए क्या मैं जवाब दूं? लेकिन ये बात तो सही है कि 40 साल से ये जब से पार्टी बनी है, परिवार के लोग ज्यादा आगे गए हैं, बाकी लोग कम। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये, तभी तो मैं कहता हूं कि कन्वेंशन क्यों नहीं पढ़ते हैं आप? ये कन्वेंशन तय करता है। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, डिंपल चुनाव लड़ रही है, जनता तय करेगी। कोई मैं बना दूंगा किसी को एमपी? देखिए मैं आपको जितना जानता हूं, और मैं आपको बता दूं, जिनके परिवार नहीं है वो तो कहेंगे ही दूसरों के परिवार और टूट जाए। लेकिन आपको इतने वर्षों से जानता हूं, आपका स्वभाव तो सबको साथ लेने का है। तो आपने कोशिश नहीं की थी कि शिवपाल जी को मना लिया जाए? कभी कभी विरोधी लोग जब परिवारवाद का सवाल उठाते हैं तो हमने कहा ये कम से कम विचारधारा की आजादी तो हो। और उन्होंने कहीं और ये भी कहा कि कमाल तो इस बात का है कि जिस समय हमारे और सबके घर छिन रहे थे, हमारे और नेताजी का घर छिन गया, लेकिन इसी सरकार ने देखिए हमारे चाचा को नया घर दे दिया। सोचिए आप, सरकार कहां मिली हुई है, और रात के अंधेरे में सरकार किससे मिलती है? वही घर जहां से टोटी ले गए थे आप उखाड़ के। देखिए मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख, और सवाल टोटी का नहीं है, सवाल यह कि अगर टोटी खोजी जाएगी तो कल सरकार बदलेगी तो वहां से चिलम भी निकलेगी। मेरा आपसे सवाल ये है सर, जब आपने सरकारी बंगला खाली किया था तो वहाँ से कुछ सामान गायब हो गए थे, और आप बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है। देखिए एक मिनट, ये बात सुननी चाहिए। इसलिए देखिए बीजेपी बहुत होशियार है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारा घर आज भी आपको देखने जाना चाहिए। सरकार ने तो ये कहा कि करोड़ों रुपया मैंने सरकार का लगाया, जब उन्हें सच पता लगा। और मैं आपसे कहता हूं, कम से कम आपका चैनल इस बात की रिसर्च करे कि आखिरकार उस घर में पैसा कितना लगा था। मैंने अपना पैसा लगाया, मैं अपना सामान ले गया, इसमें सरकार को किस बात की चिंता होनी चाहिए? और मैं बताऊं आपको, आज आप जाइए मुख्यमंत्री आवास में, जो स्विच लगे हैं वो हमारे पैसे के स्विच लगे हैं। अगर बाबा मुख्यमंत्री जी को इतनी तकलीफ है तो वो स्विच हटा करके दूसरे स्विच लगा दें। अगर इतना सब कुछ अच्छा था तो आपके छोड़ने के बाद उस बंगले को गंगा जल से क्यों धुलवाया था? देखिए ये जितने यहां बैठे लोग हैं सब समझदार हैं। हजारों साल पुरानी बुराई को मैं नहीं खत्म कर सकता हूं। मैं उस दिन गया, एक दिन एक्सप्रेसवे के किनारे मजदूर मिल गए मुझे 100-200। मैंने उनसे पूछा, ये बताओ इस एक्सप्रेसवे में यादव लेन कौन सी है? मजदूर बोले कि कोई यादव लेन नहीं है, ये बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं। तो सोचो, इस देश का मजदूर गरीब जानता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं। उनका इल्जाम तो ये है कि इस पूरे, और जो हजारों साल पुरानी बुराई है, तभी मैंने कहा कि बताओ मेरा घर गंगा जल से धुलवाया। प्रेस के लोग कभी 8 बजे नहीं सो के उठते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा बात को। जो रात में ज्यादा काम करते हैं, और अक्सर प्रेस के लोगों को ज्यादा काम करना पड़ता है रात को, बताओ सुबह उठ गए, 8 बजे उठ गए जाकर के। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश है। लेकिन हमारे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो पिछड़ी जाति के हैं और सबसे पिछड़ी वो जाति कंफ्यूज हैं। सोचो, अगर वो पिछड़े हैं, अगर वो पिछड़े थे तो बताओ उन्होंने पिछड़ों के हक को क्यों छीना? हमें बताएं, हमें केवल ये बता दें प्रधानमंत्री जी कि जो आरक्षण मिलता था, वो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बहाना देंगे। जो आरक्षण था, बताओ उन्होंने अपने लिए तो सब व्यवस्था कर ली, लेकिन औरों के लिए सब कुछ छीन लिया आपने।
तो आप पिछड़े कहां थे? और केवल एक बात पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको ये नहीं पता कि आप पिछड़े हो कि अति पिछड़े हो। इसलिए इस देश का एक ही सॉल्यूशन है, हम सब जातियों को गिन लिया जाए और जाति के जितनी आबादी है उसके हिसाब से उनको हक और सम्मान मिल जाए। लेकिन इल्जाम तो ये लगता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो यादव वोट पर और मुसलमान वोट पर है। मुसलमान वोट दे दे बस काम चल जाएगा। आप भी क्यों उन बातों में आते हैं? आज समाजवादी पार्टी को हर वर्ग के लोग वोट दे रहे हैं। मुझे एक ऐसा परिवार मिला जिसके घर में 17 लैपटॉप गए थे। बोले कि हमने आपको 2017 में वोट नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में हम आपको वोट देंगे। अखिलेश जी, अब चुनाव सामने है, देश की जनता डिसाइड करेगी। मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, अच्छे सवाल और खराब सवाल भी पूछे, आपने बड़े हंस के मुस्कुराते जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद मैं पूछूंगा आपसे आज के मुकदमे पर यानी लखनऊ की जनता का फैसला। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे मेहमान हैं अखिलेश यादव और आप लखनऊ की जनता का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जज लखनऊ की जनता है, देश की जनता है। आप में से जिन लोगों को अखिलेश जी की बातों पर यकीन है वो हाथ उठाकर ताली बजाकर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी अदालत का एक खास कार्यक्रम यही खत्म करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए शहर में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।